हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आर्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं एडिटोरियल। और उसमें पहला एडिटोरियल बात करना है, द हिंदू पे आया हुआ था। इशूज अफेक्टेड इंडियाज परफॉर्मेंस एट द पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक में इंडिया के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले क्या इशूज रहे थे, बेसिकली इस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया है, इसका कॉन्टेक्स्ट है। और इन्होंने ये बोला है कि किस प्रकार से पेरिस ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, जहाँ इसने 6 मेडल जीते, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे। और किस प्रकार से हमारे ओलंपिक्स के लिए स्पोर्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्यों है, तो इन सब चीज़ों पे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस को अगर बात करें तो इंडिया ने 6 मेडल जीता है, एक सिल्वर 5 ब्रॉन्ज पेरिस ओलंपिक्स में, जो कि पिछले साल के मतलब पिछले बार के टोक्यो ओलंपिक 2020 से कम रहे, क्योंकि उस समय 7 मेडल्स हम लोग जीते थे। अब परफॉर्मेंस कौन रहे थे, परफॉर्मेंस तो एक शूटर्स में हम लोग देखते हैं, मनु भाकर रहे थे, साराबजोत सिंह रहे थे और स्वप्निल कोसले रहे थे। उसके साथ साथ रेसलर एक रहे थे, अमन शेरावत। और नीरज चोपड़ा ने भी एक सिल्वर मेडल जीता टोक्यो गोल्ड की जगह। अच्छा। और मैन के हॉकी टीम में एक पोडियम फिनिश के साथ सेकंड टाइम वो मतलब रो में रहे। इनका मतलब सिंपल वही कहना है कि कौन जीते क्या। उसके बाद इशूज क्या है जो इंडिया के परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया, तो सबसे पहला बात तो लिमिटेड स्पोर्ट्स प्रेजेंस। इंडिया के पास नियर जीरो पार्टिसिपेशन था स्पोर्ट्स में, लाइक स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, इन सब में। उसके बाद इनका जो है ना, कुछ एथलीट्स पे ही रिलायंस बहुत ज़्यादा था। जैसे कि सक्सेस जो हमारा यहाँ वो डिपेंड कर रहा था कुछ सेलेक्टेड फ्यू एथलीट्स पे ही, उसी पे बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट था, लाइक नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मतलब ऐड किया। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशंस भी कुछ थी, जैसे कि रेसलर्स विनेस फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया वेट लिमिट एक्सीड हो जाने के कारण। कुछ गवर्नेंस मैकेनिज्म भी रहे थे, इशूज रहे थे, जैसे नेपोटिज्म, करप्शन, स्पोर्ट के फेडरेशन में ही होता है, विद इन स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो उन सब चीज़ों ने बड़े लेवल पे जो पार्टिसिपेशन होना था ब्रॉडर और इक्विटेबल फंडिंग, तो उन सब चीज़ को हिंडर कर दिया। क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो आप फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव कीजिए। जो फंड है ना वो बहुत ही इक्विटेबली एलोकेट हो, और वो ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। और जिससे मतलब फ्यू सेलेक्टेड स्पोर्ट और सेलेक्टेड एथलीट्स पे जो हमारा ओवर और हैवी रिलायंस है ना, वो अवॉइड किया जा सके। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप गवर्नेंस को इन्हेंस कीजिए। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उनको एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ करप्शन और नेपोटिज्म, इन सब चीज़ को फाइट करने के लिए जो गवर्नेंस है, वो स्पोर्ट्स गवर्नेंस, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी को आपने फिक्स करना है। जैसे फेडरेशंस जो भी होते हैं स्पोर्ट्स के, उनको पुअर परफॉर्मेंस के कारण अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसको इंश्योर करने की जवाबदेही भी, अकाउंटेबिलिटी भी फेडरेशन पे हो। उसके बाद बात है कि जो हमारे पेरिस ओलंपिक्स में नोटेबल अचीवमेंट्स हुए थे ग्लोबली, वो क्या क्या रहे। तो एक नीदरलैंड के हैं सीफैन हसन, उन्होंने गोल्ड मतलब मेडल जीता, उन्होंने गोल्ड नहीं मेडल जीता है 5,000 मीटर पे, 10,000 मीटर पे, मैराथन पे। और हाँ, एक था फेथ किपियन केन्या के, वो फर्स्ट वोमेन रही जो 3 कंसिक्यूटिव 1,500 मीटर ओलंपिक टाइटल्स अपने पास की। क्यूबा की एक एथलीट थी जो फिफ्थ गोल्ड 130 केजी के रेसलिंग में सिक्योर की, लगातार 5 गोल्ड। उसके साथ साथ एक नोवाक डोजोक हैं, उन्होंने पहली बार ओलंपिक में सिंगल मतलब ओलंपिक सिंगल्स गोल्ड जीते 37 में, 37 एज में। स्वीडन के भी थे, उन्होंने मैन कप जो पोल वॉल्ट रिकॉर्ड होता है उसको 9 बार रोका, मतलब 9 बार ब्रेक किया।
फ्रांस के एक थे लियोन मर्चेंट, उन्होंने 4 गोल्ड जीता, और इसी से फ्रांस जो है ना बेस्ट मेडल टैली इस सेंचुरी में बन गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ओलंपिक्स का इस बार सिचुएशन रहा। नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू में ही था कि क्या लेसन्स जो है ना इंडिया को लर्न करना चाहिए अपने नेबरहुड में जो शॉक्स हो रहे हैं, अपने पड़ोसी में जो भी स्थितियां बन रही है, उससे इंडिया को क्या लर्निंग लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसमें बात इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग किया गया, साउथ एशिया में किस प्रकार ये चैलेंजेस फेस कर रहा है अभी के सिचुएशंस में जहाँ पॉलिटिकल अपहेवल्स हुआ था नेबरिंग कंट्रीज में, और क्या इम्पोर्टेंस है मतलब पॉलिटिकल फैक्शंस में इंगेज होने का, रीजनल कोऑपरेशंस का, इन सब मुद्दों पे बात है। तो रिसेंट इवेंट्स ने किस प्रकार इंडिया के नेबरहुड को मतलब अफेक्ट किया है। 2021 से इंडिया ने कई मतलब शॉक्स अपने नेबरहुड में देखे हैं, जैसे कि पहले म्यांमार में कॉप हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद तालिबान का टेक ओवर हो गया अफगानिस्तान में 2021 में। ये सब मेजर इवेंट्स रहे थे। 2022 में आप देखिए इमरान खान को ऑस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और श्रीलंका में गोटाबाई राजपक्षा को भी पुश कर दिया गया, पुश आउट कर दिया गया श्रीलंका से। और अभी सबसे रिसेंटली इलेक्शन जो मालदीव्स में हुए थे, उन्होंने इंडिया के फ्रेंडली सोली गवर्नमेंट को रिप्लेस करके कॉलिशंस मतलब फ्रेंडली सोली गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वहाँ जो गवर्नमेंट आया वो प्रो चाइना माने जाते हैं। उसके साथ साथ नेपाल में भी कोaliशन इशूज जो हो रहा है, उससे भी वो लेस इंडिया फ्रेंडली ओली गवर्नमेंट पावर में आए हैं। और अभी सबसे रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का डिपार्चर हो गया, जो उन्हें अपने देश भागने के लिए मजबूर कर दिया, अपने देश से भागने के लिए। तो ये सारे अभी इवेंट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से इंडिया क्या लेसन्स ले सकता है। सबसे पहली बात कि आप वन साइडेड इंगेजमेंट जो करते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। कैसे? आपका स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स के रेस्पेक्ट में जो अलाइनमेंट है, इंडिया मतलब प्राय ऑफन ये अपना अलाइनमेंट रखता है स्पेसिफिक गवर्नमेंट से, लाइक शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन को इग्नोर करता हुआ अप्रोच था। तो ये जो नैरो अप्रोच है ना, ये बैकफायर कर सकता है आपको फ्यूचर में। और पॉलिटिकल टाइड्स जिस प्रकार से चेंज होगी सिचुएशंस, ये बैकफायर करेगी एज ए कंट्री, एज ए होल। तो इंडिया को इंगेज करना चाहिए पॉलिटिकल फैक्शंस जितने भी ये सारे से, ताकि बैलेंस बनाने का बात हो। उसके साथ साथ लॉयल्टी जो है अपना एलाई जो भी हैं नेबरहुड एलाई, उनसे इनको बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि इंडिया ने जिस प्रकार रिफ्यूज किया था अफगान ऑफिशियल्स को हेल्प करने के लिए जब तालिबान टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान में, तो इससे क्या हुआ ना, इंडिया का रेपुटेशन एक विश्वसनीय रिलायबल पार्टनर के रूप में ख़राब हुआ। क्योंकि आप तालिबान के आने के बाद आप वहाँ पर हेल्प करने से रिफ्यूज कर दे रहे, दैट मीन्स आप स्पेसिफिक गवर्नमेंट से वन साइडेड एंगेजमेंट रखने की दृष्टि रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। और उसी प्रकार से आप अभी बांग्लादेश के शेख हसीना को अपने इंडिया में स्टे करने का जो अवसर दिए, अलाउ किए, इससे भी आपकी लॉयल्टी इस पार्टी और उस लीडर के प्रति शो हुई, जो कहीं ना कहीं मतलब वो दिक्कत कर सकती है फॉरेन पॉलिसी में। कम्युनल लेंस जो है ना उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। जैसे कि साउथ एशिया में जो आप टाई कर रहे हैं अपना जो रिलेशंस है, वो कभी भी आपके रिलीजियस एफिलिएशंस के कारण कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा एजम्पन्स है कि गुड रिलेशंस उसी से बेस होगा जो रिलीजियस मेजोरिटी जहाँ पर मतलब है, अगर वो वहाँ फ्लॉ कर गया तो ऐसा एजम्पन्स है। लेकिन जैसे नेपाल का एग्जांपल लिया जाए तो वो एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, वो आपका एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्टनर रहा है इंडिया का। जबकि भूटान जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, मालदीव मुस्लिम मेजोरिटी, वो एक स्ट्रॉन्ग एलाइज रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मतलब मेजोरिटी पीपल मानने वाले जो रिलीजन हैं वही अगर सामने वाला कंट्री का हो, उसी से आपका टाइज बेहतर होने का ये एक पैरामीटर है। ये पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है कि आपको कम्युनल लेंस को अवॉइड करना पड़ेगा। अगली बात इन्होंने किया कि रीजनल कॉपरेशंस को आप रिवाइव कीजिए। इंडिया को अपना रोल जो है ना लीडिंग पावर के रूप में साउथ एशिया में स्ट्रेंथन करना चाहिए अभी के सिचुएशंस में। और वो कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर प्लेज
के रूप में, मतलब उससे इरेस्पेक्टिव होना चाहिए, उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि यूएस, चाइना, इन सब के बीच इन सब का जो जुड़ाव हो सकता है साउथ एशिया में, उन सब से इंडिपेंडेंट आपको एक लीडिंग पावर, एक रीजनल लीडर के रूप में उभरना पड़ेगा। इंडिया को वर्क करना पड़ेगा रीजनल मैकेनिज्म लाइक सार्क और बिम्स्टेक के साथ अपने कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है सार्क बिम्स्टेक टाइप का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 2022 के मेंस के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी में पूछा था सार्क और बिम्स्टेक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन से किस प्रकार से इसमें डिससिमिलरिटीज सिमिलरिटीज हैं और इंडिया किस प्रकार से इसको शेप दे सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब बात है कि साउथ एशिया में क्या क्या कॉमन चैलेंजेज एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली बात है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पहला तो वही हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार से फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है साउथ एशियन कंट्री में, जैसे अफगानिस्तान में देखे तालिबान ने टेक ओवर किया, पाकिस्तान में जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, श्रीलंका में, तो इन सब चीज़ों के ने क्या है ना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता क्रिएट कर दिया है और रीजनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट किया है। जो यहाँ पर क्षेत्रीय स्थिरता हुआ करती थी, रीजनल स्टेबिलिटी, उसको अफेक्ट किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। सेकेंड चीज़, चैलेंजेज ये हैं कि यहाँ का जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और जॉबलेसनेस है, मतलब आर्थिक असमानता और रोजगार विहीनता जो है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन सब चीज़ से क्या हो रहा है ना, लोगों में गुस्सा, एंगर और ज़्यादा फ्यूल्ड हुआ है और ज़्यादा बढ़ा है। और वो चीज़ किस माध्यम से शो हो रहा है, प्रोटेस्ट के माध्यम से, अनरेस्ट सिचुएशंस के माध्यम से, अव्यवस्था के माध्यम से इन देशों में। अगला चैलेंज अगर हम लोग इसमें बात करें तो बात किया गया था डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग का। मतलब अभी जो है ना अथॉरिटी पावर में आप देखिएगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो भी पावर में इन सब कंट्री में, वहाँ कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब जो एक अधिनायकवाद होता है, तानाशाही प्रवृत्ति, उसकी ओर कहीं ना कहीं झुकाव दिख रहा था, जो कि बांग्लादेश में अभी शेख हसीना के अंडर देखने को मिला। तो उसने उनको पॉलिटिकल ब्लैकेस मतलब कराया और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी अंडरमाइन कर दिया। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी इन साउथ एशिया में अभी देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अभी संघर्ष हो रहा है ग्लोबल पावर्स में, जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में, वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ और अपनी स्थिति को मजबूत करने के रूप में ही है। और वो रीजनल कॉपरेशंस को डाउन करते हुए अपनी स्थिति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो यहाँ इंगेज होने के साथ साथ साउथ एशिया का जो यूनिटी है और यूनिटी वाले जो भी अलायंस ग्रुप हैं लाइक सार्क और बिम्स्टेक, उसको कमज़ोर करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को तवज्जो देना चाहते हैं। तो ये सारे कॉमन चैलेंजेज हैं साउथ एशिया में, जो सारे कंट्रीज जो भी यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज है उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है रिजर्वेशन के ऊपर और उसका क्या इम्प्लीकेशन है उस पर। तो हमारा ये आर्टिकल रिलेट हो जाएगा जीएस पेपर 2 का सोशल जस्टिस वेलफेयर स्कीम्स के सेक्टर में। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, उन्होंने स्टेट को अलाउ किया था कि आप एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए एससी एसटी को सब क्लासीफाई कीजिए। तो इसका कई अभी मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो है ना लार्जली मतलब नॉन कमिटल है, मतलब वो कमिट नहीं कर रहे हैं। मैनी सपोर्टर्स जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज का वो भी क्रिटिकल है। और ये कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन किस प्रकार से मंडल इरा के बाद से इवॉल्व हुआ है। तो ये आर्टिकल इस चीज़ को मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए चलते हैं आगे। तो बात यहाँ पर है मंडल पॉलिटिक्स जो था मंडल आयोग के बाद, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्री मंडल फेज देखें, मंडल आयोग के पहले, तो वहाँ क्या था ना कि कास्ट बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको फाइट करने पे फोकस हुआ करता था। जैसे कि जो भी रिफॉर्मर हुआ करते थे, सुधारक, जैसे ज्योतिबा फुले हो गया, ना पेरियार नायकर हो गया, बी आर अम्बेडकर, ये सब उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने पे फोकस हो करते थे। और उनके उन कामों ने ही एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जो कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस के नीड को एड्रेस करने की एक आवश्यकता को जन्म दिया 1960 के आसपास। अब मंडल के फेज में क्या हुआ, मंडल कमीशंस के बाद, तो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया वो फोकस कर रहा था बेसिकली रिजर्वेशन। और वो 1967 के आसपास जो कोई पॉलिटिक्स की स्थिति थी उसको सेव कर रहा था।
नॉर्थ इंडिया में बेसिकली। 1990 में क्या हुआ, मंडल पॉलिटिक्स एक बहुत ही मतलब ऊंचाई पे पहुंच गया और उसकी डिमांड बहुत ही मतलब बृहत लेवल पे बढ़ गई। जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे ना, उन्होंने रिजर्वेशन के अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने फोकस किया बस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी मतलब संख्यात्मक जो प्रतिनिधित्व होता है उस पर ही किया। और उन्होंने जो भी मतलब कास्ट बेस्ड इनजस्टिस जो हुआ है, उससे जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसको इग्नोर किया। तो अभी मंडल पॉलिटिक्स का एसेंस क्या है, इस पे अभी सुप्रीम इसमें आर्टिकल में बात किया गया। सबसे पहले बात है कि एग्जामिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पावर। मंडल पॉलिटिक्स ने रिवील किया था कि लिमिटेड डाइवर्सिटी जो है इलाइट क्लास में, अभिजात वर्गों के बीच और जो भी मतलब सुविधा संपन्न लोग हैं उनके बीच, वो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है कि वो पावर इम्बेलेंस को एड्रेस करे, उसको बैलेंस करे। और वो केवल काउंट नहीं करे कि कास्ट कितने हैं, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करे। उसके साथ साथ उन्होंने इम्पोर्टेंस जो होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन का, जो भी ये असमानता है उसको समाप्त करने का, उसका क्या महत्व होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा, उस पर भी हाईलाइट किया था मंडल पॉलिटिक्स ने। इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन को स्ट्रेंथन करके हम लोग सोशल जस्टिस पा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सोशल ब्लॉक्स में मोबिलाइजेशंस भी इससे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का क्या इम्प्लीकेशंस है। तो इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, किस प्रकार पॉलिसीज को चेंज किया जाए ताकि वो बेटर तरीके से जो डिसएडवांटेज पीपल है, जो गैर लाभकृत व्यक्ति हैं, उनको लाभ मिल पाए। न्यू पावर डायनेमिक्स क्रिएट हो सकता है अभी, जो इम्बैलेंस इमर्जिंग पावर के बीच हो रहा है, तो उससे मतलब इमर्जिंग जो पावर वाले कैटेगरीज है उसमें नए मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो सकते हैं, नए प्रकार से ट्रेडिशनल कास्ट डिस्टिंक्शंस हो सकते हैं। तो इस ये सारी चीज़ें हैं। और इनका ये क्वेश्चन इम्प्लीकेशंस अभी उठ के उभर रहा है कि SC ST और OBC जो है ना, क्या वो परमानेंट ग्रुप हैं या फिर पॉलिटिक्स को मतलब नए सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक रियलिटीज़ को देखना चाहिए या फिर यही देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनमें मतलब एक बात था। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेसेस का ही था एक, बांग्लादेश एंड फॉरेन हैंड बोगी। तो ये बेसिकली बात करता है कि इंडियन मीडिया सजेस्ट करते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है ना, उसने शेख हसीना के फॉल को मतलब कारण उन्हीं को कारण मानते हैं। शेख हसीना के सरकार के को गिराने में मोहम्मद यूनुस को मतलब मेन जिम्मेवार मानते हैं इंडियन मीडिया। लेकिन थ्योरी जो है ना वो बहुत ब्रॉड होनी चाहिए साउथ एशिया में, जो अभी हम लोग देखे ऊपर में आर्टिकल जो था। तो एग्जांपल अगर हम लोग देखें 1975 के इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने यूज किया था फॉरेन इंटरफेरेंस का, ठीक है ना, और पार्टिकुलरली CI मतलब, ठीक है, तो उसके माध्यम से वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को दबा के अपने पॉलिटिक्स को चमकाने का काम किया। तो मतलब एक प्रकार से बातें यही हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया का जो ये स्टैंड है उसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसमें वही बात है। तो सबसे पहली बात तो एक एस्पेक्ट था कि क्या रीज़न था जो कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को गिरने में सहायक रहा वहाँ पर। तो पॉपुलैरिटी और गवर्नेंस इशू था। शेख हसीना गवर्नमेंट जो है वो अनपॉपुलर बन रही थी और उससे कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियनिज्म आ रहा था, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज भी हो रही थी पोस्ट कोविड सिचुएशंस के बाद। तो इन सब चीज़ स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो है ना पीक लेवल पे पहुंच गया था। उसके बाद है कि फॉरेन पावर्स जो हैं लाइक USA, वो क्या रोल प्ले कर सकता है गवर्नमेंट जो यहाँ ओवरथ्रो हो रहा है उसको ग्लोबली में। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश में जो है ना हसीना का ये मानना था कि जो US है ना उन्होंने इसे मतलब ओवरथ्रो किया है, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज किया था एक मिलिट्री बेस को मतलब साउथ एशियन लीडर्स के अमंग, जो कि US ने उन्हें बोला था। तो इस चीज़ के कारण हसीना मानती US के कारण ये हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया शेख हसीना को US प्रेसिडेंट के पास G20 समिट में। डिस्पाइट इलेक्शन कंसर्न्स, बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू कर रहा है अपने
वर्क को ढाका के साथ। तो ये कहीं न कहीं ये शो कर रहा है कि जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के साथ, वो कहीं न कहीं चेंज हो रहा है। मतलब ग्लोबली, ग्लोबल कंट्रीज़ का बांग्लादेश के साथ। वेनेजुएला और क्यूबा, तो इसमें बात है कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया गया था पॉलिटिक्स में नियर बाय कंट्रीज ले, जैसे कि मतलब वेनेजुएला, क्यूबा, वहाँ पर यूएस का किस प्रकार से रोल रहा था, तो रीजनल पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करने में। तो ये बात यहाँ भी वेनेजुएला क्यूबा के रेस्पेक्ट में भी था। आगे इंडिया के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए टुवर्ड्स बांग्लादेश। तो एक्सटर्नल एक्टर्स को ब्लेम करने के बदले इंडिया को काम ये करना चाहिए कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है उसको एग्जामिन करें, और उससे जो भी अच्छी चीज़ें, वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, उसको ले और अपने फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूवमेंट करने का काम करें। इंडिया को जो है ना आगे देखना चाहिए ढाका के न्यू लीडरशिप की ओर, और सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट मूवमेंट को कि हाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुई है और जो टेंशन्स बर्मा में भी हो रहे हैं, वो उसके लिए जो है ना एक क्लोज स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन चाहिए इंडिया यूएस कॉपरेशन का। और अगर शेयर्ड इंटरेस्ट है, साझा जो हित होगा, वो उनकी स्टेबिलिटी और कोलेब्रेशन को शो करेगा बे ऑफ बंगाल में। तभी वो बांग्लादेश और म्यांमार बे ऑफ बंगाल में जो भी हमारा रीजनल कॉपरेशंस वगैरह में वो और मतलब इंटरेस्ट लेंगे, उसके स्टेबिलिटी को शो करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल था लाइव मिंट का, एक था कि चाइना का एडवांसमेंट जो है ड्रोन और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में क्या क्या है और ये किस प्रकार से इंडिया को अफेक्ट कर सकता है। तो चाइना का न्यू टेक्नोलॉजी एज क्या क्या है। चाइना ने रिसेंटली टेस्ट किया है एक लार्ज ड्रोन को जो कि 2 टन पेलोड कैपेसिटी रखता है, और ये 4 सीटर कैसेना 172 से भी बड़ा है। ठीक है ना, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट को शो कर रहा है चाइना का। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक सिचुएन टेंजेंट इनोवेशन कंपनी बनाया है, मतलब उन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बनाया है, डीएफ जीएफ जेडअप, ये सारी चीज़ें ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा। मतलब इनको जो है ना डिटेक्ट और ट्रैक करना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ जो रिवोल्यूशनरी चेंजेज हो रहा है, ये किस प्रकार से डिजिटल गाइडेंस को अफेक्ट करेगा, डाटा फीड चाइना को किस प्रकार से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक लीडर के रूप में इमर्ज करने में सहायता करेगा, ये सब बात है इसमें। तो डेवलपमेंट क्यों कंसर्निंग है। सबसे पहले चाइना जो एडवांसमेंट कर रहा है ड्रोन और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स में, वो उनके सिग्निफिकेंट शिफ्ट को शो कर रहा है कि वो किस प्रकार से मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड है। चाइना का जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं वो डिफ़िकल्ट हैं ट्रैक करने में, डिटेक्ट करने में, जो कि यूएस के लिए या यूएस के दो जो भी मित्र राष्ट्र हैं, एलाइज हैं, उनके लिए एक चैलेंज भी क्रिएट करता है। ड्रोन, डाटा फीड, ये सारी चीज़ें रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे यूक्रेन गाजा वार्स हो रहा उसमें भी इफेक्ट हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन जो भी ईरान के द्वारा यूज कर किया जा रहा है इसराइल के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं ग्रोइंग थ्रोट को देखा, मतलब शो कर रहा है। और मे भी इंडिया, चाइना उसको सपोर्ट भी कर सकता है। चाइना इन टेक्नोलॉजी में अगर लीड कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है, सबको सप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस को डिसरप्ट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थे। ये किस प्रकार इंडिया को इफेक्ट करेगा, तो चाइना जितना भी एडवांसमेंट करेगा अपने टेक्नोलॉजी में, इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मतलब ये चैलेंज करेगा। यूएस और चाइना के राइवलरी जो है उन दोनों का, उसको इंटेंसिफाई करेगा। इंडिया का जो भी अभी अग्नि 5 का रिसेंट टेस्ट हुआ है, वो मल्टीपल वारहेड्स का है, जो कहीं ना कहीं इलाइट ग्रुप ऑफ पावर्स को जॉइन करता है। लेकिन फिर भी इसको चाइना के जो भी एआई इनेबल्ड ड्रोन और मतलब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, उस तक पहुंचने के लिए बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, वहाँ तक नहीं पहुंच पाया है अभी। बैलेंस जो डिफेंस स्पेंडिंग और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है, बैलेंस दोनों, डिफेंस में भी स्पेंड करेंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा।
ये जर्नी है जो कि हम लोग सीख सकते हैं चाइना से, मिडिल इनकम ट्रैक को अवॉइड कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इन सब चीज़ों में एक्चुअली ये चाइना का भी रिक्वायरमेंट है, चाइना भी इस रिस्क को मतलब फेस कर रहा है। इंडिया को मतलब फोकस करना चाहिए अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एडवांस करने के लिए, वही सब बात है। नेक्स्ट द हिंदू का एक था कि इंडिया मतलब भारत की जो सरकार है वो किस प्रकार से साइंस रिसर्च से मार्केट ड्राइवन गोल्स की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ये बेसिकली बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है साइंस रिसर्च को मार्केट गोल्स पे। क्या कर रही है? पब्लिक फंडिंग को रिड्यूस करने पे, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने पे काम कर रही है। और उसके साथ साथ ये किस प्रकार से हार्म कर सकता है रिसर्च और एकेडमिक फ्रीडम को और साइंटिफिक प्रोग्रेस को। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है साइंस को लेकर इंडिया में? तो भारत सरकार प्रमोट करती हैं इनोवेट, पैटेंट, प्रोड्यूस, प्रोस्पर, इन पॉलिसी को, ताकि वो साइंटिफिक रिसर्च को गाइड कर सके। तो ये जो अप्रोच है ये इनकरेज करता है नो डाउट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कि आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कीजिए, मार्केटिंग कीजिए और एक्सपर्टाइज को डेवलप कीजिए। उसके साथ साथ देहरादून डिक्लेरेशन एक 2015 में हुआ था। उन्होंने एक फाउंडेशन सेट किया था इस पॉलिसी का, और उन्हें बोला रिसर्च सेंटर्स जो है ना उसको सेल्फ फाइनेंस किस प्रकार से किया जाए, पैटेंटिंग और कमर्शियलाइजेशन पे, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। और इस चीज़ से क्या हो गया ना, कॉरपोरेटाइजेशन और साइंस रिसर्च का कॉरपोरेटाइजेशन होना शुरू हो गया देहरादून डिक्लेरेशन के बाद। तो ये किस प्रकार, अगर हम लोग बात करें इसको ग्लोबल ट्रेंड से कंपेयर किया जाए, तो आप यूएस में देखिए। यूएस जो है ना सबसे ज़्यादा आईटी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उसका प्राइवेट फंडिंग रिसर्च के लिए बहुत ही कॉमन रहा है। प्राइवेट फंडिंग उसका फोकस करता है रिसर्च पे जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को लीड करता है, उसी पे प्राइवेट फंडिंग्स को फोकस किया जाता है। इंडिया इन्वेस्ट करता है अपना जीडीपी का 0.6 से 0.7% किस पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे। तो ये कहीं न कहीं बहुत कम है साउथ कोरिया जैसे कंट्री की तुलना, जो कि 2 से 3% अपने जीडीपी का रिसर्च में एक्सपेंड करते हैं। अब इंडिया में अभी जो रिसेंट बजट आया था उसने बात किया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो बात है कि अभी इस फाउंडेशन से आप क्या कीजिएगा? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2023 के एक एक्ट ANRF एक्ट के तहत। इनका एम वही है कि हम कोलेब्रेशन को बढ़ाएं, रिसर्च एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलेब्रेशन को हम इन्हेंस करेंगे। और यह फंड करेगी रिसर्च पे जो कि मार्केट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे फोकस्ड रहेगी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे फोकस रहेगी। तो बजट ने अभी 50,000 करोड़ का इसमें एलोकेशन किया है, जो कि इसमें माना जा रहा है कि 72% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। गवर्नमेंट की शिफ्ट हो रही है, मतलब पब्लिक फंडिंग को हम लोग कम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करेंगे, तो पे गवर्नमेंट का फोकस है। मार्केट ड्राइवन रिसर्च को हम लोग और जोड़ेंगे। गवर्नमेंट का ये गोल है कि मार्केट को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के काम करे और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करे। लेकिन सरकार की इस पॉलिसी का क्या कंसेंस है? सबसे पहली बात है, मार्केट ड्राइवन रिसर्च पे अगर आप इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो इससे क्या होगा ना कि आप एक खतरा ये पहले ही मोल ले रहे हैं कि आप बेसिक साइंस को इससे मतलब अंडरमाइन करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे। और जो कि कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी, जिस पे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी बच्चों पे होती है, स्टूडेंट्स पे होते हैं, एक्सप्लोरेशन का होता है, तो वो विदाउट इमीडिएट कॉमर्शियल बेनिफिट्स का जो मतलब ये बात होती है क्यूरियोसिटी, उसको आप कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देंगे। उसके साथ साथ पब्लिक फंडिंग अगर आप कम कर रहे हैं साइंस के लिए, तो एकेडमिक फ्रीडम को भी कम करेगा ना, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी को भी ये कम करेगा। क्योंकि आप पब्लिक फंडिंग की जगह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो उससे प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट जो भी पार्टीज होगी, प्लेयर्स होगी, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। क्योंकि आप पब्लिक फंडिंग कम कर रहे हैं तो आपकी स्थिति, आपका ऑनरशिप भी वहाँ कम होगा। तो ये बातें इसमें थी। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का ही था, मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग पे। तो ये बेसिकली बात करता है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल है इंडिया में,
इंडिया के पोल्ट्री इंडस्ट्री में, जहाँ पर आईबी ग्रुप, एबीआईएस ग्रुप एक्सपोर्ट्स जो होता है वो एक बड़ी भूमिका प्ले करते हैं सप्लाई करने में, इसेंशियल इनपुट्स जो भी होते हैं उसको, जैसे चिक्स हो गया, फीड हो गया, टेक्निकल सपोर्ट। तो ये मॉडल जो फीचर है ये परमानेंट सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, और ये मतलब अपने चार्ज को ग्रो करते जा रहे हैं। इफ़िशियंसी परफॉर्मेंस जो पोल्ट्री प्रोडक्शंस का है उसको ये बेसिकली मापता है, उसको ये मतलब बैलेंस करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। अभी हम लोग बात करें क्या डिफरेंस है इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड और ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में। तो जो इसी है यानी कि इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड जो है हाउस होते हैं वो, उसमें इनिशियल कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो एक बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे बर्ड के हेल्थ में और उसके फास्टर ग्रोथ में। लेकिन उसके विपरीत अगर आप ओपन हाउसेस देखिएगा, खुले में जो पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं, उसमें आपको सेटअप करने का कॉस्ट तो बहुत कम होगा, लेकिन उसमें इश्यूज बहुत होंगे, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, ग्रोथ बहुत स्लो होगा। और इस सब के बावजूद भी अभी सबसे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिसेस वहीं हो रहा है, मतलब ओपन वाला, क्योंकि छोटे फार्मर, बड़े फार्म, मतलब बड़ी संख्या में फार्मर उसी को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब बात है कि इंडिया का ब्रॉयलर इंडस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पोल्ट्री फार्मर में होगा। ब्रॉयलर इंटीग्रेशन कंपनीज जो हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग को स्मॉल स्केल फ्री रेंज मेथड से एक लार्ज स्केल कमर्शियल इंडस्ट्री की ओर ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। 40%, 30,000 फार्मर जो हैं टोटल वर्किंग कर रहे हैं, उसमें से 40% आईबी ग्रुप के साथ जुड़े हुए, जो इन्वायरमेंटली कंट्रोल हाउसेस में ऑपरेट करती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन की भी बात है। बॉयलर इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो मैनेज करती हैं सारे सप्लाई चेन को, ब्रीडिंग से लेकर सेल तक। तो जो कि डेयरी के विपरीत है। डेयरी में क्या होता है ना कि केवल मतलब आप मिल्क को खरीदिए और फार्मर से बिना उसको मतलब काव को सप्लाई किए। पोल्ट्री इंटीग्रेटर्स जो है ना वो हर एक स्टेज पे सपोर्ट करते हैं। आपको चिक्स भी ये भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद फाइनली इस पूरे सप्लाई चेन में आपका सपोर्टर रहेंगे। एडवांस हैचरी और फीड ऑपरेशंस में भी बात हो रही है। हैचरीज वगैरह जो होता है उनका, फीड प्लांट्स, इन सब चीज़ में भी एडवांसमेंट किया जा रहा है। सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया जा रहा है सबसे लार्जेस्ट मध्य प्रदेश में, वो भी पोल्ट्री फीड को बढ़ावा देगा। पोल्ट्री ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कंपनीज कई हैं जो उसके एग प्रोडक्शन और उसके ब्रीडिंग जेनेटिक्स इन सब में भी काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या वे अहेड हो सकता है। तो सबसे पहले कि अभी रिक्वायरमेंट है कि आप मूव करें ब्रांडेड और पैकेज्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट की ओर, जो कि इम्प्रूव करेगा मार्केट प्रेजेंस को और कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस को। तो बेसिकली यही बात था। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ही था, इन्वायरमेंटल का कंट्रोवर्सी क्या है ग्रेटर निकोबार आइलैंड को लेकर। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है ग्रेटर निकोबार आइलैंड का जो पोर्ट है वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि लार्ज प्रॉब्लम हो सकता है एनवायरमेंटल गवर्नेंस पे रेगुलेटरी मैनिपुलेशंस के कारण। तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं प्रोजेक्ट को, और इसमें डाउट भी करते हैं इसके इफ़ेक्टिवनेस पे कि किस प्रकार से इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन होगा। एक पोर्ट साइट में गैलेथिया बे हैं, वो वाइटल होते हैं, मतलब वाइटल हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, और की नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं जायंट लेदरबग सी टर्टल के लिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी टर्टल जो है, और 3 अदर सी टर्टल स्पीसीज के लिए। तो ये एरिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, ये सब के लिए भी है। तो इस सब चीज़ में भी इफेक्शंस होगा। तो सीआरजेड क्लासिफिकेशंस की बात एक आ रही है यहाँ पर, कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट साइट्स, इन सब में लार्ज कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अलाउ नहीं किए जाते हैं। ये सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन का रूल है। लेकिन इशूज क्या है, डी नोटिफिकेशन 2021 में गलथिया बे के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टेटस को रिमूव कर दिया गया। गलथिया बे को बोला कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टेटस ही नहीं है, उसको रिमूव किया गया। जबकि वो क्या है ना कि टर्टल्स वहाँ पर नेस्टिंग वगैरह करते ही थे। ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली सेंचुरी हटाने का एक्चुअली ज़रूरत था, उसको मैनिपुलेशन किया गया। और
कोरल और मैंग्रोव इकोसिस्टम भी वहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो चेंज है ना, इस चेंज मतलब इकोसिस्टम स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टेटस को अगर आप हटा दिए, तो उसने क्या हुआ ना, सरकार को अलाउ कर दिया कि आप पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है बंदरगाह बनाने का, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने पे वहाँ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, रूल्स लॉज रेगुलेशंस आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की भी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है पोर्ट प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ का। तो ये अप्रूवल भी शो करता है कि आप CRZ 1A का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको वायलेट किया है। एनजीटी का इन्वॉल्वमेंट है। एनजीटी ने नोट किया है कि जो भी प्रोजेक्ट साइड है वहाँ 20,000 से प्लस कोरल कॉलोनीज है, ठीक है ना। और वो उस एरिया में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एकदम बैन है। तो ये सबसे क्या हो सकता है ना, हाई पावर्ड कमिटी एक बनी जो कि प्रोजेक्ट को देखेगी, लेकिन कंसर्न्स भी इसमें रेज किए गए हैं कि हाँ, किस प्रकार से इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। स्टेप्स क्या लिए गए हैं अथॉरिटीज के द्वारा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? सबसे पहली बात है साइंटिफिक रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स का बात कर रहा है। रिपोर्ट जो अंडमान निकोबार कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, तो उन्होंने बोला नहीं कि ये जो है ना पोर्ट कंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करता है, लेकिन फिर भी अभी उसको नए क्लासिफिकेशन के माध्यम से बोला कि नहीं, उसका एक नया एक एक्सेप्शन है, वहाँ पोर्ट कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, अलाउ परमिट किया जा सकता है। तो सरकार ने साइंटिफिक रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के माध्यम से और जो आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है उसका क्लासिफिकेशंस को ब्रॉड करके परमिट किया है। तो इस आधार पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल कंसर्न्स को आगे भविष्य में बढ़ा देते हैं। बेसिकली आज का आर्टिकल इतना ही था।